दिल्ली असेंबली और दिल्ली सरकार को नपुंसक बनाना चाहता है, संवैधानिक रूप से बनाना चाहता है, संवैधानिक रूप से। आज ये एक्ट कहता है, आपको ये बिल कहता है कि एवरीबडी शैल बी रिस्पांसिबल ओनली टू द एलजी एंड द एलजी शैल बी रिस्पांसिबल टू नोबडी एक्सेप्ट मिस्टर मोदी, एक्सेप्ट मिस्टर मोदी। इससे ज्यादा विकृत संवैधानिक उद्देश्य क्या हो सकता है, और इसका निर्णय करेंगे माननीय एलजी। तो ये इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट वाला जो होता है, कहते हैं हाथी के पांव में सबका आ जाता है। क्लॉज 5 इसी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक और प्रोवाइजो डालिए, ये और भी रोचक है, जो कि सेक्शन 44 जो मेन एक्ट है एनसीटी का, उसमें लगाइए ये एक और प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग एनी, मार्क माय वर्ड्स, एग्जीक्यूटिव एक्शन, एनी executive action pursuant to the decision of the Council of Ministers. So the Ministers' Council of Delhi takes a decision, it's an executive decision. But before taking that decision or exercising powers of the government, state government, appropriate government, Lieutenant Governor, Administrator, Chief Commissioner as the case may be, the opinion of the Lieutenant Governor in terms of 239AA4 shall be obtained on such matters as may be specified by the Lieutenant Governor himself. अब आप जरा इसको, मैं समझता हूं कि ये जो एलिस इन वंडरलैंड में किताब थी कि जो शब्दों का वो मायने होगा जो हम कहेंगे वो होगा, वो एलिस कहा करती थी। तो आज जो लोग इस प्रस्ताव को लेकर आए, इस बिल को, वो समझते हैं कि जो कुछ वो लिख देंगे वो संवैधानिक हो जाएगा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप यहां तो नहीं रोक सकते क्योंकि आप बहुमत मानते हैं, लेकिन ये जब भी चुनौती दी जाएगी और बहुत निकट भविष्य में दी जाएगी, तो मेरे हिसाब से, मेरे को जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कानून का, लेश मात्र संदेह नहीं है कि इसको निरस्त किया जाएगा संवैधानिक कसौटी। एग्जीक्यूटिव एक्शन, इससे बड़ा शब्द नहीं हो सकता। कार्यकारी काम कुछ भी करिए, उससे पहले अनुमति लीजिए जाके। तो सरकार क्या है, आपने, मैंने कहा ना, संवैधानिक रूप से आप नपुंसक है, फिर सरकार क्या होगी? ये वो सरकार है, क्योंकि आजकल का जो बज़वर्ड जिसको कहते हैं वो आत्मनिर्भर, तो ये एलजी निर्भर सरकार है। आत्मनिर्भर सरकार नहीं है। चुनावित तो वो होते हैं और निर्भरता होती है एलजी पे, वोट आप डालते हैं उनके लिए और निर्भरता होती है एलजी के ऊपर। और जैसा मैंने पढ़ा अंत में कि किस विषय पे उनकी खुद की ओपिनियन ली जाए, वो भी निर्णित माननीय एलजी ही करेंगे। तीसरा उदाहरण क्लॉज 4 है इसी बिल में, जो 33 को अमेंड करता है, और क्लॉज 4 कहता है, after the words conduct of its business, the words which shall not be inconsistent with the rules of procedure and conduct of business in house of people shall be inserted. सरल भाषा में इसका मतलब है कि अगर असेंबली कोई रूल बनाती है तो उसकी कसौटी आप टेस्ट करेंगे संविधान के नहीं आधार पे, संवैधानिक आधार पे नहीं। आप ये देखेंगे कि लोकसभा के जो रूल्स हैं उनसे वो रूल मेल खाता है कि नहीं। अब मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा, ये किसकी उपज है, किसने सोचा है, किसने इसको प्रस्तावित किया है। ये आज आपको ये कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली की असेंबली, वैसे एक बता दूं मैं आपको कि असेंबली के कई सारे असेंबलियों के रूल्स करीब करीब समान होते हैं। दिल्ली असेंबली के अधिकतर रूल उत्तर प्रदेश असेंबली से लिए गए, लेकिन ये दुर्भाग्य है दिल्ली का कि उसको हर प्रावधान को देखना पड़ेगा लोकसभा रूल से देख के कि भाई मैच करता है कि नहीं। एक चीज और बता दूं आपको कि आपके भी कई रूल्स हैं इस हाउस के जो लोकसभा रूल से मैच नहीं करते, कई रूल्स हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि कौन सा कानून का नियम है कि किसी असेंबली जिसका न संबंध है पब्लिक ऑर्डर नंबर 1 से, न पुलिस नंबर 2 से, न जमीन नंबर 18 से, उसको आप ये आदेश, और वो भी संवैधानिक संशोधन से नहीं, एक कानून द्वारा दे सकते हैं कि अपने हर रूल को पुनर्विचार करो और वो रूल जो लोकसभा से मेल नहीं खाता है वो निरस्त होगा। हमने संवैधानिक कसौटी सुनी है, लेकिन लोकसभा के रूल्स की कसौटी मैंने नहीं सुनी कभी। और एक चौथा और अंतिम उदाहरण और भी हो सकते हैं, लेकिन समय कम है इसलिए एक इन्होंने 24 जो प्रावधान है उसमें जोड़ा है कि कुछ चीजों में सरकार एक्ट नहीं कर सकती, वो पहले से था, उसकी कोई आपत्ति नहीं, जैसे सैलरीज और अलाउंसेज ऑफ एमएलएस, भाषा बदलने के विषय में या मंत्रियों के विषय में कुछ प्रावधान थे, ये पुराने एक्ट में भी एक्सक्लूडेड थे, आज से पहले भी। अब उन्होंने एक और जोड़ा है, वो जोड़ा है आफ्टर क्लॉज सी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड in, namely, incidentally covers any of the matters which falls outside the purviews of the powers conferred on the legislative assembly. और इसका निर्णय करेंगे माननीय एलजी। तो ये इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट वाला जो होता है, जो कहते हैं हाथी के पांव में सबका आ जाता है। तो जब आपने इतना विशाल पावर दिया है कि हर केस में आप कह सकते हैं कि भाई ये पब्लिक ऑर्डर का विषय तो नहीं है, ये पुलिस का भी विषय शायद नहीं है, जमीन का भी नहीं है, हाँ, लेकिन इंसिडेंटली टच करता है। मैं आपको भी एक संघीय ढांचे के ऊपर एक इंसिडेंटल का बड़ा रोचक उदाहरण दूंगा, पश्चिम बंगाल से आता है, जहां आजकल काफी फेडरलिज्म का हनन हो रहा है। तो ये 4 उदाहरण हैं जो आपको सीधा बताते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण 5वां,
जो कह दिया गया है। 233 का जो छठा सब प्रावधान है 233AA6, वो बड़ा स्पष्ट कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये संविधान है, आज ये एक्ट कहता है, आपको ये बिल कहता है कि एवरीबडी शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द एलजी एंड द एलजी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू नोबडी एक्सेप्ट मिस्टर मोदी, एक्सेप्ट मिस्टर मोदी। There is an article which says that you are responsible, as in every system, the Council of Ministers reportable to the Assembly. But here the Council of Ministers has to be called in the name by changing this to the LG. It's directly contrary to that para I read of the Supreme Court and this provision. Friends, I want to just take a few minutes more on a larger issue. And this larger issue I started with by saying, it is not about this or that, it is about the fundamental basic structure component which is called federalism. If you see our debates and our founding fathers whose wisdom far exceeds the wisdom of all of us put together, they wanted very much India to be a federal country. But the debates show that they desisted, they pulled back, because they were concerned with the fissiparous tendencies the country was seeing in the immediate aftermath of partition. So they ultimately ended up making the Indian constitution almost entirely unitary, heavily unitary with a few federal features. That is why scholars and experts, the most famous at that time was Kenneth Weir of Australia, gave a phrase to it. He said it's a quasi-federal constitution. Now, the remarkable part about this largely unitary or quasi-federal constitution is that in conception and design and theory, something which is largely unitary, in 70 years of actual operation has experienced a huge amount of accidental, unintended or inadvertent federalism, for which we should be proud. And therefore, it has become now, federalism has become a remarkable vehicle for managing diversities, multiplicities and pluralities, though not quite so drafted. Today, after 70 years of the evolutionary trajectory of creating more and more federalism in practice, called unintended accidental federalism, this government, not here, but in several examples, I'll give 2 or 3 in a minute, is pulling back, destroying, except in jumlas. Phrases like cooperative and competitive federalism are jumla words. The real word is, on operation, coercive federalism. Now, the 6 reasons why in 70 years, and this can be subject to a long debate, I'll take less than 2 minutes, but I must give you the 6 reasons why I believe that we have become more and more federal in actual practice, is 1, linguistic federalism. The 3 Language Act, etc. of the 60s, it has stood the test of time. Second, prompt judicial review, invalidation of exercises of presidential rules, President's rule. Bommai came in 94. After Bommai, there have been hardly 20 cases of President's rule or toppling of governments. The Jharkhands, the Goas, the Karnataka midnight hearing, the Maharashtra, etc. But only 20. Earlier there were many more. Why? Mainly because the Supreme Court stops in and promptly reverses or invalidates or gives a judgment within months. When poor Mr. Hegde filed Bommai, 2 governments changed before the Bommai judgment came. So he only got a declaration which he could frame in his drawing room that I have won. But he got no relief. The third is Panchayati Raj and municipal decentralization by the 73rd and 74th Amendment. Yes. Today, if you go, all of you do go to your constituencies or areas, millions, and many of them women, stand across and take decisions. This is decentralization, federalism. Fourth, regional parties and regionalism. We don't like the cacophony and the chaos of regional parties. But these regional parties and regionalism is the heart and soul of federalism. Economic liberalization. Prior to 1991, a cabinet minister was equal or possibly more powerful, I would say, than a chief minister. Today, a central cabinet minister is 1/3 to 1/5 the power of a chief minister. Whether he likes it or not, the rank is the same. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले